Yes, my dear friends, can we start? So, very good morning to all of you. क्या हुआ? दिख नहीं रहा है? तो ऐसे ही दिखता है हमेशा. Is this okay? ये और डल हो जाएगा. This is okay ना? स्टैंडर्ड करना है. अरे छे. सुपर नालायक. ये ठीक है ना? ओके बेटा? कैन वी स्टार्ट? सो मेरे भाई और बहनों, आई गेस यस्टरडे के लेक्चर पे हमने लॉ बनाने के प्रोसेस को पूरा देख लिया है. ये सुनो, एक बार रिवाइज करते हैं. जो कुछ भी बातें हमने कल के लेक्चर तक रिवाइज करी हुई है. तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि इंडिया में अगर लॉ बनना है तो उसके लिए एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है. और उसमें हमने ये देखा हुआ है कि कोई भी लॉ अगर बनना है तो उसको हमको रखना पड़ेगा कहाँ पे? लोकसभा में. सही बात है. लोकसभा में जैसे कोई लॉ रखते हैं उसमें हमको मेजोरिटी से उसको पास करना होता है, फिर जाके उसको राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है. फिर जाके राज्यसभा में भी अगर हमको मेजोरिटी मिल गई तो हमको उसको प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, और प्रेसिडेंट साहब की साइन के बाद वो लॉ क्या बन जाता है? अपने इंडिया में लागू हो जाता है. सही बात है. तो ये प्रोसीजर देखा था. इंडिया में दो प्रकार के लॉ होते हैं. एक होता है सेंट्रल लॉ और एक होता है स्टेट लॉ. सही बात है. सेंट्रल लॉ जो पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है, स्टेट लॉ जो बस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करता है. जैसे इनकम टैक्स एक्ट एक सेंट्रल लॉ है, और लीकर बैन है, गुटखा बैन है, ये पर्टिकुलरली स्टेट के लॉ हो सकते हैं. अब ये पावर भी पार्लियामेंट में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट बोलता है कि सेंट्रल आप कौन से बारे में लॉ बना सकते हो, स्टेट आप कौन से लॉ में, आप कौन से बारे में लॉ बना सकते हो. इसका लिस्ट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है. ऐसा नहीं कि किसी भी मैटर पे सेंट्रल और स्टेट दोनों भी लॉ बना दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. एक लिस्ट स्पेसिफाई करा है कि इन इन बातों पे सेंट्रल आप लॉ बनाओ, इन इन बातों पे स्टेट आप लॉ बनाओ. जैसे डिफेंस के बारे में सेंट्रल आप ही लॉ बनाएंगे, टैक्सेशन के बारे में सेंट्रल आप ही लॉ बनाएंगे. क्लियर है. एमएलए, आमदार वगैरह का जो पगार है वो डिफाइन करने का पावर स्टेट को दिया हुआ है. स्टेट की पुलिस वगैरह जो होती है उसके लॉ बनाने का पावर स्टेट को दिया हुआ है. तो दिस इज हाउ द लिस्ट हैज बीन स्पेसिफाइड, और उसी के हिसाब से अपने लॉ बनते हैं. अब हम जो पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस के अंदर ओके, वो सारे क्या है बोलो? सेंट्रल लॉ. सही बात है. अरे क्लियर है. तो अपने सिलेबस में एक बार वापस से मुझको बताएंगे कौन कौन से लॉज हम लोग पढ़ने वाला है. कम ऑन. हम पढ़ेंगे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर हम लोग कौन सा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट, फिर पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और फिर पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट. ठीक है. आप बता दो आपको कौन सा लॉ पहले पढ़ना है? फिर हम कौन सा पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अरे श्योर. चलो, मैं भी वही पढ़ाने वाला था. आप चाहे जो भी बोलते, मैं तो यही पढ़ाने वाला था. ठीक है. लेकिन चलो, हमारी और आपकी सोच एक साथ मिलती है, अच्छी बात है. चलो तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के साथ आपका एक्चुअली सिलेबस शुरू होने जा रहा है, तो सबका ध्यान 200% यहां पे होना चाहिए. ठीक है. सब लोग मेरे साथ है? कम ऑन, गिव मी बिग फैट थम्स अप. कम ऑन. ओके, कीप स्माइलिंग. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इस, हेलो, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है. नाउ, एक्ट का नाम देखो क्या लिखा है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके. 1872.
ठीक है। अब जो कि लॉ आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो एक्ट के नाम को ऐसे ही क्यों लिखा है उससे शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। व्हाट डू यू मीन बाय 1872, ये क्या चीज है? ईयर, आर यू श्योर? ओके, आपका नाम क्या बेटा? भुवन। भुवन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2003। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, भुवन 2003। सही बात है। आपका नाम क्या बेटा? देवेंद्र। अरे फडणवीस पुणे येणार। देवेंद्र जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2003। अगेन 2003। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? सुशांत सिंह राजपूत। 2003। तो अगेन सब 2003 के कार्य करते हैं इधर। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है ना, ये जो मैंने बात लिखी हुई है, ये बताता है कि ये भुवन का जन्म भी 2003 में हुआ है, देवेंद्र जी का जन्म भी 2003 में हुआ है, और सुशांत जी का भी जन्म कब हुआ है? 2003। तो अगर मैंने ये लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो आप क्या बताएंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म 1872 में हुआ है। कोई भी एक्ट उठा लो, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब बताएंगे पार्टनरशिप एक्ट का जन्म कब हुआ है? वेरी गुड। चलो मैं आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं अभी, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बताएंगे इस एक्ट का जन्म कब हुआ है? अरे श्योर, और डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं, बताएंगे। कंपनीज एक्ट 2013, बताएंगे कब जन्म हुआ है? अरे बोलो ना। चलो और डिफिकल्ट सवाल पूछूं, मैं पूछ रहा हूं एलएलपी एक्ट 2008 कब जन्म हुआ है? देखो इतने डिफिकल्ट सवाल के जवाब आपने दे दिया, तो और क्या ही चाहिए बताओ, है कि नहीं? तो जब भी किसी एक्ट के नाम के आगे कुछ ईयर दिखता है, तो उसका मतलब यूं होता है कि उस एक्ट का जन्म उस साल से हो चुका है। यानी कि 1872 से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। देखो ना, 1872, आज है 2022, है ना, लगभग 150 साल हो चुके हैं, है ना। 150 साल से हम वही एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब जब ये एक्ट बना था, तो कितना सोच समझ करके बनाया रहेगा कि 150 साल के बाद भी हम उस एक्ट को आज भी फॉलो करते हैं। तो माइट भी एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंस है। यूं ही हम 150 साल से किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। यहां पे तो कल खरीदी हुई चीज आज नहीं चलती है ना। चाइनीज चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अभी गणपति बापा आ रहे, तो हम लोग चिरमुरी लाइट लेके आते हैं, यू नो इट और नॉट, वो डेकोरेशन के लिए बाजार में जाके लेके आते कि नहीं आते? चिरमुरी लाइट 25 रुपए की, 30 रुपए की आती है, छोटी छोटी लाइट होती है। वो दुकानदार के दुकान में तो चल जाती है, घर में आने के बाद बराबर बंद हो जाती है। आई डोंट नो हाउ, इजंट इट? ऐसी होता है ना। तो आजकल तो चीजों की वैल्यू नहीं है एक दिन, 24 घंटा, और इधर 150 साल पुराना एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, कुछ तो महत्वपूर्ण होगा। तो इसी एंगल से इस एक्ट को देखना है कि आज भी अगर ये एक्ट फॉलो होता है तो इसमें कुछ तो बात है। और ये एक्ट बना कब है? 1872। किसी भी एक्ट के नाम के आगे अगर कुछ ईयर दिख रहा है, तो उसको उस एक्ट का जन्म साल माना जाएगा। उस साल से वो एक्ट हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। सही बात है, क्लियर है? चलो भुवन जी, देवेंद्र जी को हम बाय बाय करते हैं यहां से। मतलब क्लास में बैठो, नालायक हो, जाओ मत। ओके, नाउ अगेन नाम देखो, ये क्या चीज है? इंडियन माने भारतीय, यस नो? तो बताएंगे ये एक्ट किस पे अप्लाई करता है? जोर से बोलो।
इंडिया पे करता है, आर यू श्योर? यस, ये भारत का मैप है, किधर गया? और ये हाँ, ये भारत का मैप है ना? यहां जाने की इच्छा है कि नहीं, लद्दाख? इच्छा है ना सबकी? यहां जाएंगे हम लोग, क्लास की ट्रिप निकालते, चलो। चलेगा? अब आओगे? अब आओगे? पहले पढ़ो ना लायको, ट्रिप जा रहे हैं। हाँ जी, तो सुनिए बात को। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। वर्ड इंडियन का मतलब क्या है? ये कहां पे अप्लाई करेगा? भारत पे अप्लाई करेगा। मतलब ये यहां से लेकर के ये यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बिहार, रांची, कोलकाता, नागालैंड, यहाँ पे भी चलता है। ये इधर सिक्किम में भी अप्लाई करेगा, और ये मिजोरम इधर भी अप्लाई करेगा, ये मणिपुर इधर भी करेगा, मेघालय, ये त्रिपुरा यहां पे भी अप्लाई करेगा। क्या बोल, कोने कोने में, चप्पे चप्पे में बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही बोलबाला है। अरे श्योर? चलो बताएंगे मुझको। ये आंध्र में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार इधर भी। अरे श्योर? ये इंडिया में क्या, इंडिया से दूर है ये, लेकिन इंडिया का हिस्सा है। अरे श्योर? चलो बताएंगे मुझको। ये यहां पे रहे, इधर इधर अरे रुक, ये इधर इधर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी। क्यों? बिकॉज इंडिया का हिस्सा है। अरे श्योर? इधर दादरा दमन दीव हवेली इधर भी, ये खोपचे में भी। अरे श्योर? ये इधर इधर श्रीलंका में। ए तुम पागल हो यार लोग सब। एक बात बताओ, ये किधर है? इंडिया से कितना दूर है? देखो ये कितना दूर है। साला इधर अप्लाई करते हैं और इधर अप्लाई नहीं करते। ये इधर अपना राम सेतु भी है, देखो देखो इधर से ऐसा श्री राम गए थे इधर, इधर कहीं तो सीता मैया थी, ये अपने हनुमान जी सब आग लगा के आ गए, है कि नहीं? तो तुम मुझको एक बात बताओ, अगर इतने दूर अप्लाई करते हो तो इधर अप्लाई करने का मतलब नहीं बनता है? हाँ बेटा आप बताओ। हम्म, ये इधर अप्लाई करेंगे, अंडमान निकोबार, श्रीलंका में। क्यों? तुम नहीं, तुम पीछे पीछे। हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? दिव्या, दिव्या जी बताइए, ये इधर अप्लाई करते हो और इधर क्यों नहीं? अच्छा, इतना दूर होके भी। चलो ये तो मतलब इधर थोड़ा सा गैप भी है। ये अपना नेबर कंट्री, अपने को लग के एकदम बताएंगे, इसका गैप ज्यादा है कि वो अंडमान निकोबार का गैप ज्यादा है? तो अंडमान निकोबार में अप्लाई करते हैं और इधर अप्लाई नहीं करते हैं, हाँ? कहाँ हो क्या है सुबह सुबह? बताओ, इधर अप्लाई नहीं करेंगे पाकिस्तान में? क्यों? तुमको क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान से रे? तुमको श्रीलंका से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा कंट्री अलग है, वेरी गुड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माने पूरे इंडिया पे अप्लाई करेगा, इंडिया के टेरिटरी में अप्लाई करेगा, इंडिया का पॉलिटिकल जुरिडिक्शन जहां जहां पे है वहां पे अप्लाई करेगा। बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट का जो टेरिटरी है, जुरिडिक्शन है, वो इंडिया के हर एक हिस्से में आता है। इंडिया का ये कोना हो वो कोना हो, इंडिया अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, सब चीजें इंडिया के पॉलिटिकल जुरिडिक्शन में आती है। और पार्लियामेंट के पास ये हक है कि वो इंडिया के हर एक जुरिडिक्शन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है उन सब के लिए लॉ बनाए। मेरी बात समझे? श्रीलंका हमारे इंडिया का हिस्सा, पाकिस्तान हमारे इंडिया का हिस्सा, क्लियर है? तो उस पर हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं करा। जम्मू एंड कश्मीर करेगा। आर्टिकल नंबर 370 की कुछ बातें निकल चुकी है। पहले है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम पूरे इंडिया पे अप्लाई नहीं करते थे, हम लिखते थे
एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज अपने संविधान में जो आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 370 था जो स्पेशल पावर देता था। क्या देता था? स्पेशल पावर। किसको? टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसमें कुछ बातें लिखी थी, उसमें से एक बात ऐसी लिखी थी कि इंडिया पे जो भी एक्ट अप्लाई करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाएगा, वो जम्मू एंड कश्मीर पे तब तक लागू नहीं करा जाएगा जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर की पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट ना करे। सर, जम्मू एंड कश्मीर की अलग पार्लियामेंट होती थी? सर, इंडिया की अलग पार्लियामेंट होती थी। जी हां, इस आर्टिकल नंबर 370 ने ही उसको यह पावर दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर अपना खुद का पार्लियामेंट रख सकता था, जम्मू एंड कश्मीर अपना खुद का फ्लैग रख सकता था, उनका इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग था। ये स्पेशल पावर इंडिपेंडेंस के टाइम पे संविधान में लिख करके जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया था। सर, इसका रीजन भी बता दो, ऐसा क्यों था? आपको पता है ऐसा क्यों था? अब जैसे आर्टिकल नंबर 370 का माहौल चल रहा था, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको बहुत सारे फॉरवर्ड्स वगैरह आपने देखे रहेंगे, आपने पढ़े रहेंगे, तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करते हैं ताकि समझना पड़ेगा कि ये बात क्यों निकली है। ठीक है, तो हमको जाना पड़ेगा अपने इंडिपेंडेंस में। तो ये जो आपको इंडिया दिख रहा है ना, इंडिया ऐसे नहीं था। ओके, इंडिया एक प्रिंसली स्टेट था। क्या था? ये इंडिया एक प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट माने जैसे कि राजपूत, मराठा, ये सुनो, आ गया मैप। हाँ, ये भी नहीं दिख रहा। यस, तो ये अपना इंडिया का प्रिंसली स्टेट का मैप है ना, पूरा अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब ऐड है, बांग्लादेश वगैरह सब ऐड है कि नहीं? जिसके अंदर आप देखोगे तो ये हैदराबाद प्रिंसली है ना, हैदराबाद का अपना खुद का अपना एक क्या संस्थान हुआ करता था। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ओके, मुंबई की प्रेसिडेंसी थी। साथ साथ ये राजस्थान एंड सेंट्रल इंडिया, अजमेर, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान स्टेट, ये बलूचिस्तान, पंजाब अपना स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का खुद का अपना संस्थान हुआ करता था। यहाँ पे अपने ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस, या अपने मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, ये पूरे स्टेट अलग अलग हो चुके हैं। तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले इंडिया अपना ऐसा दिखता था, जिसमें राजे लोगों का क्या था? अपना डिक्टेटरशिप था। राजे लोग इसको चलाते थे। जैसे मद्रास रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी में मद्रास का राजा काम करता था, हैदराबाद में हैदराबाद का राजा काम करता था, वो चलाता था। हाँ, चलाते तो अंग्रेजी थे, लेकिन वहां पे राजे लोग थे जिनके एरिया में, जिनके कंट्रोल में उतना सारा इलाका था। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इस प्रकार से इंडिया को चलाना मुश्किल है, बिकॉज अगर इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, इंडिया में लोकशाही आएगी, तो ये राजे लोगों का कोई काम नहीं है ना? किंगडम नहीं चलेगा, संस्थान नहीं चलेगा, अखंड भारत होना चाहिए। एक अखंड भारत का एक ही कंट्रोल, पार्लियामेंट। अगर ऐसे ही हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद भी रखेंगे तो राजे लोग ही अपने अपने एरिया को चलाएंगे, तो पूरा अखंड भारत कैसे हुआ बताओ? भारत एक इंटीग्रेट कैसे हुआ बताओ? नहीं होगा ना। तो इसीलिए हर एक स्टेट को इंडिया में ऐड करना शुरू हो गया। सारे स्टेट ऐड हो गए थे, लेकिन ये हैदराबाद का स्टेट और ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट, ये ऐड नहीं हुआ था। इन दोनों को ऐड करने में इंडिया में बहुत दिक्कत आ गई। बाकी लोगों ने हामी भर दी, हाँ चलो हम इंडिया में आने के लिए तैयार हैं, आप देखो हम अभी हमारा कंट्रोल। लेकिन ये हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों अड़ियल राजा थे। आई बात समझ में? हैदराबाद तो देखो बराबर बीचों बीच है इंडिया के, तो हैदराबाद के ऊपर आर्मी डाल दी। हैदराबाद का राजा नहीं बोल रहा था मैं नहीं आऊंगा, निजाम, तो उसके ऊपर आर्मी डाल दी। इंडियन आर्मी जो बनी थी उस टाइम पे, वो आर्मी डाल दी। आर्मी ने उनको हराया, उनके राजा को हराया, और वो हैदराबाद इंडिया में आ गया। बचा जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी नहीं डाल सकते थे। हैदराबाद तो अपने बीचों बीच था ना, जाएगा कहां जाएगा, है ना? जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर में हम आर्मी डालिए, अपना पंजाब दिल्ली का पार्ट ये यहां पे है, अगर यहां से हम लोग आर्मी घुसेड़ेंगे
तो ये राजा जो है वो भाग करके इधर चला जाएगा, किधर, पाकिस्तान, और वो बोलेगा कि हम आपके स्टेट में आने के लिए तैयार हैं। राजा का नाम था हरि सिंह, हनी सिंह नहीं, हरि सिंह। क्या देखना चाहोगे राजा को? देखो, यही राजा था, देखो, आंखें देखो, ऑलरेडी डरा हुआ है ना। अगर मान लो हम इसके ऊपर आर्मी डालेंगे तो पाकिस्तान तो वैसे ही जम्मू को लेने के लिए तैयार है ना, तो ये इधर ना भाग जाए, बोलेगा कि अब तक इंडिया में गए भी नहीं और पहले ही आर्मी डाल रहे हैं हमारे ऊपर, तो इनके पास जाने का मतलब ही नहीं बनता है, तो ये डर जाएगा। इसके लिए इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, है ना, राजा हरि सिंह, इन सबकी बैठक, मीटिंग गठित करी गई। और इस मीटिंग में उनको पूछा गया कि क्या आप इंडिया में आने के लिए तैयार हो? देखो, उधर जाओगे तो तुमको पता है वो तो ऑलरेडी खिसके लिए लोग हैं, इंडिया में आओगे तो हम तुमको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हमारे पास इतना आर्मी है, ये पाकिस्तान इतना सा है, ये इंडिया इतना बड़ा है, तुम हमारे पास आओगे तो हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, हमारे पास आओगे तो तुम्हारा कुछ बन सकता है, तो देखो तुमको आना है कि नहीं आना है। तो हरि सिंह भी थोड़ा सा होशियारी निकला, बोले कि मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझको अभी भी डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ गया और तुमने मेरे से धोखाधड़ी करा, तो इफ यू बिट्रे मी देन मुझको डर लग रहा है तुम्हारे पास आने के लिए, इसलिए क्या करूंगा मैं कुछ सालों के लिए अपना स्पेशल स्टेटस रखूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या सही में तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं चेक करूंगा, अगर मुझको तुम्हारे प्यार पे विश्वास हो गया तो मैं पूरा तुम्हारा हो जाऊंगा, मतलब मैं चेक करूंगा, डायरेक्ट प्रपोज करने के बाद हाँ नहीं बोलूंगा मैं, मतलब ऐसे कुछ बातें जो सिंपल भाषा में मैं तुमको बता रहा हूं, सही बात है, क्लियर है। तो फिर राजा हरि सिंह ने कुछ कंडीशंस रखे कि मुझको स्पेशल स्टेटस चाहिए, मैं अपना खुद का पार्लियामेंट रखूंगा, आपके लॉ मेरे ऊपर तब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूं, नहीं तो तुम कोई भी एक्ट मुझ पर अप्लाई करोगे ना, कोई भी कायदा मेरे ऊपर अप्लाई करोगे, चेक कर रहा है ना वो कि लोग कैसे बोल रहे हैं, वो पंडित जी हाँ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, कि जब तक मैं ना कहूं तुम्हारे लॉ मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो मैं हाँ बोलूंगा लगेज कायदे कानून लगाना शुरू करोगे, जींस का लाइची ना ये वो वट जो भी। आई डू थिंक दैट पॉइंट क्लियर है ना, जब तक मैं ना कहूं मेरे ऊपर तुम्हारे लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, हाँ डिफेंस के लॉ मेरे ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसको डिफेंस चाहिए ना, मिलिट्री चाहिए ना, मिलिट्री में तुम्हारी अपनाता हूं, रक्षा, तुम मेरी रक्षा करोगे, लेकिन बाकी मैं बोलूंगा तभी अप्लाई करेगा, एनी डाउट, एनी डाउट। तो दिस इज हाउ इस जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके मन में इंडिया के बारे में विश्वास जगाने के लिए, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में ऐड करने के लिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, टेम्पररी रीजन के लिए आर्टिकल नंबर 370 ऐड करा गया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, लिखने वाले ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, इन्होंने इस चीज को विरोध किया था कि ये मत लिखो, अगर ये लिखोगे तो ये कंटिन्यू होते जाएगा, बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो उनको बोलो, नहीं मान रहे तो जैसे हैदराबाद का किया वैसे करो, आ जाएंगे अपने पास। बट उस टाइम पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग था, सिचुएशन अलग थी, कैसे भी करके जम्मू एंड कश्मीर अपने पास चाहिए था, इसलिए मन नहीं था, फिर भी उनको आर्टिकल नंबर 370 में लिख करके स्पेशल स्टेटस दे दिया, लेकिन वो टेम्पररी नेचर का था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल रीजंस और ये एजेंडास बहुत सारे पार्टीज के अलग अलग, ये आर्टिकल नंबर 370 चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, देन बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 370 में से कुछ पॉइंट्स को निकाला, आज भी आर्टिकल नंबर 370 है, पूरा आर्टिकल 370 गया नहीं है, उसमें से कुछ प्रोविजन निकले हैं, जैसे इंडिया के पूरे लॉ वहां पे अप्लाई करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी, इस स्पेशल पावर से इंडियन फ्लैग का हमने अगर कुछ डिग्रेडेशन करा, उनका कुछ हमने क्या बोलते उसको डिफेम करा, या इंडियन फ्लैग का हमने क्या बोलते उसको, अरे क्या बोलेंगे उसको, हमने मान लो इंडियन फ्लैग को जलाया,
ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये क्राइम नहीं होता था। आप इधर करके देखो, रोड पे जाओ और इंडियन फ्लैग को जला के दिखाओ, पुलिस पकड़ के अंदर डालेगी डायरेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे नहीं था। इसलिए पहले के जमाने में जो बॉलीवुड मूवीज में इंडियन फ्लैग को जलाने के सीन वगैरह दिखते थे, मिशन कश्मीर वगैरह ऐसे मूवीज अगर आपने देखे, तो उसमें इंडियन फ्लैग को जला, आतंकवादी अपने इंडियन फ्लैग को जलाते हैं, तो इसका पूरा शूटिंग उधर जम्मू एंड कश्मीर में होता था, क्योंकि उधर ये क्राइम नहीं माना जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले अगर जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फ्लैग को लहराना होता था, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं ना, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग ऊपर जाता था, फिर इंडियन फ्लैग ऊपर जाता था। उतरने के टाइम पे पहले इंडियन फ्लैग नीचे आता था और फिर उनका स्टेट का फ्लैग नीचे आता था। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज इंडियन फ्लैग की औकात सबसे बड़ी, हर घर तिरंगा, है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 370 में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो बड़ी ही हमको दिल को चुभती थी, तो उन बातों को निकाल दिया गया है। अब आई डोंट नो पूरा आर्टिकल नंबर 370 कब निकलेगा। लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड भेजते हैं कि आर्टिकल नंबर 370 चला गया, आर्टिकल 370 चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 आज भी है, लेकिन उसमें से कुछ बातें हैं जो बहुत ही लॉ को अप्लाई करने के बारे में थी, जैसे कि इंडियन लॉ आपके जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं करेगा, वो वाले प्रोविजन निकाल दिए हैं। और इस आर्टिकल नंबर 370 के इस पॉइंट के निकलने के बाद आज हम लोग ये वाला वर्ड एप्लीकेबिलिटी में नहीं लिखते हैं। तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे अप्लाई करता है? होल ऑफ इंडिया। मेरी बात समझे? क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड, क्यों नहीं लिखते? ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, लिख सकते हैं ना। एन तो नहीं लिख सकते, AEIOU उसमें नहीं आता है वो। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे। हम्म। ओके, मतलब द थिंग विच इज द ओनली इन वर्ल्ड, दैट इज द यूनिक, वी write that, write the name of that particular thing with the word the, like the Himalaya. So we cannot write a Himalaya. No, no, we write the Himalaya. Why? Because this is the only one thing, unique thing, no other Himalaya in the world. The Eiffel Tower, Eiffel Tower, है ना? So we write a Eiffel Tower या the Eiffel Tower. ताजमहल, ए ताजमहल की द ताजमहल। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? वाई वाई? बिकॉज ये इंडिया में एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉ एक ही है, दूसरा लॉ नहीं है, इसलिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड लॉज बनाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सही बात है। तो ये होता है इस नाम का मतलब, किसी भी एक्ट का नाम का मतलब यूं होता है। ओके, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। 1870 का मतलब होता है 1872 में ये एक्ट बना है। इंडियन का मतलब होता है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है, इंडिया को छोड़ के किसी भी चीज में ये अप्लाई नहीं करेगा। और द का मतलब क्या होता है कि ये इंडिया में एक ही है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई और बहनों, आई गेस आपको पॉइंट क्लियर है, नाम क्लियर है, समझ गए? पक्का? आगे बढ़े? यस। चलो मैं आपको है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखा देता हूं जो ओरिजिनली बना था। अब हमारे बुक में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये तो आपको समझने समझाने के लिए ऐसा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आसान भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ने से पहले एक बार उस पर नजर जरूर मारेंगे जो कि एक पार्लियामेंट में बना था लॉ। देखना चाहोगे? इच्छा है देखने की? आर श्योर? गुड। यस, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि पार्लियामेंट में बना था।
ठीक है, जो ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इनके हाथ से गुजरा है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, नाम देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स है, जैसे आपके बुक में भी चैप्टर्स है कि नहीं। पूरे एक्ट को अगर मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, ओके, कैसा, एक पैराग्राफ में लिख दूं तो आपको समझेगा क्या? पैराग्राफ में लिख दा पूरा, समझेगा नहीं? उसको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने इसको यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है, समझने के लिए ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स में उसको डिवाइड करा गया है। कितने नंबर ऑफ सेक्शंस इसके अंदर है? कुल मिला के 266, लेकिन 266 के आगे कुछ वर्ड दिख रहा है आपको? हाँ, रिपील्ड माने निकल गया है, रिपील्ड माने निकल गया है। अब क्यों निकला है? थोड़ा देर सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या निकला है इसमें से। तो ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, तो कुल मिला के 266 सेक्शन उसके अंदर थे। कितने? 266। कुछ सेक्शन निकल गए हैं और कुछ सेक्शन बचे हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां से इस एक्ट की शुरुआत होती है। सब लोगों का ध्यान है? एवरीवन इज एंथुसियास्टिक? स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट एंड कीप स्माइलिंग। नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहां पे कोई डेट दिख रही है, क्या डेट है? 25 अप्रैल 1872, एंड दैट इज व्हाई द ईयर इज। तो हम इंडियंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो कब से करते आ रहे हैं? ये डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने बताई है ना, देवेंद्र जी ने बताई, तो ये है उनका डेट ऑफ बर्थ, 25 अप्रैल 1872, 1872। इस डेट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ है। बाद में आपको और एक चीज दिख रही है यहां पे, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अच्छा, मतलब 1872 में बहुत सारे एक्ट पास हुए थे, ऐसा नहीं कि ये इकलौता एक्ट पास हुआ था। 1872 में ये 9 नंबर का एक्ट पास हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भी थे कुछ, 10 11 12 13 14 ये भी कुछ थे। ये कितने नंबर का है सर? ये लिखने का मतलब क्या है? Why we write down Act number 9 of 1872? Anyone? Okay, anyone? अब देखो, लॉ मेकर जब लॉ लिखते हैं तो लॉ की लैंग्वेज को शॉर्टन करने की कोशिश करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं, बड़ा नहीं होगा, नहीं तो लॉ की किताबें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। कम से कम शब्दों में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। अब अगर मान लेते हैं हम कोई दूसरा एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करना है। उनको कहना है कि इस बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करिए। ओके, मान लो कोई प्रोविजन लिखा हुआ है ऐसा, चलो हम पढ़ रहे कौन सा एक्ट अभी? नहीं नहीं, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसके अंदर एक प्रोविजन लिखा है, क्या? दैट फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रेफर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये प्रोविजन लिखा है कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है पार्टनरशिप के अंदर तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जाके पढ़िए, वहां से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझिए। अब ऐसा लिखा हुआ नहीं, मैंने हाइपोथेटिकल वर्ड लिखा है। ना एवरी टाइम जब जब पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर कर रहा है, तब तक वो इतना पूरा बड़ा नाम लिख रहा है।
तो बताएंगे अननेसेसरली लॉ के ड्राफ्टिंग बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, लॉ की लैंग्वेज मोटी हो रही कि नहीं हो रही है। इमेजिन करते हैं ये अगर 100 बारी पार्टनरशिप एक्ट में इस एक्ट को रेफर करा गया तो 100 बारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा लिखा गया ना। तो इंस्टेड ऑफ दिस लॉ मेकर्स क्या करते हैं, ऐसा लिखेंगे, देखो, फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रेफर एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू रेफर जाओ जाके देखो 1872 में 9 नंबर का एक्ट कौन सा था। इससे लॉ मेकर्स ने थोड़ा बहुत लॉ का लैंग्वेज कम कर दिया। और ऐसा एक बात नहीं, सिर्फ बहुत सारी बातें लॉ मेकर्स शॉर्टकट में लिखते हैं ताकि लॉ का लैंग्वेज छोटा हो, किताबें मोटी मोटी ना दिखे। ये तो बच्चे मोटी मोटी किताब दिख के ही मोटा मोटा निकल लेंगे। मैं आपको लॉ पढ़ते कैसे हैं वो समझा रहा हूं। फाउंडेशन में हम लोग हैं तो पूरा फाउंडेशन क्लियर करना है, बेसिक्स को क्लियर करना है, फिर आगे निकलना है, फिर आपको लॉ का डर मन में नहीं रहेगा। क्लियर है। चलो हमने ऐसा लिख दिया, फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रेफर एक्ट नंबर 22 ऑफ 2021 का मतलब बताओ, बताओ। तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं तो 2021 का 22 नंबर का एक्ट रेफर करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2021 में जाना पड़ेगा। सर कहां जाते हैं, जाओ ना गवर्नमेंट के पास, उसको पूछो कि 2021 में 22 नंबर का एक्ट कौन सा है, मुझको बता। अब तो आपके पास गूगल अवेलेबल है, पूछो उसको, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2021 है क्या, देखते हैं। आई डोंट नो, आई टेक अ रैंडम नंबर। मैंने बोला था ना भारत का राजपत्र, इसमें बोलते हैं आपसे कि ये एक्ट आपके ऊपर लागू हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये देखो, ये कुछ एक्ट नंबर 6 है, चलो 6 नंबर का ही पकड़ते हैं, वी जस्ट अपडेट ओवर हियर 6। तो ये रेफर एक्ट नंबर 6, तो आपको देखना पड़ेगा एक्ट नंबर 6 कौन सा है, द फिनांस एक्ट 2022। इसका और अपने कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने रैंडमली आपके सामने रख दिया। तो मेरे को कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन इन्होंने नाम लिखा क्या, नाम लिखा नहीं, बस उसका सीरियल नंबर लिखा। जैसे आपके कॉलेज में आपका रोल नंबर होता है, वैसे समझ लो ये उस एक्ट का रोल नंबर है। मेरी बात समझे, क्लियर है। कोई भी एक्ट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद या थ्रू आउट योर स्टूडेंट जर्नी, कोई भी एक्ट अगर आप देखोगे, जो बेयर एक्ट, इसको बेयर एक्ट बोलते हैं। कौन सा एक्ट बोलते हैं इसको, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट यानी कि जो ओरिजिनल एक्ट है। तो इसका सीक्वेंस ऐसे ही होगा, एक्ट का नाम, उसके नीचे उसका सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर क्यों जरूरी है, ताकि किसी और एक्ट को पढ़ने के टाइम पे इस एक्ट का रेफरेंस आ गया तो वो उस नंबर से रेफर किया जाएगा। चाहे कोई भी एक्ट देख लो, एनी डाउट, एनी डाउट। नीचे आता है प्रियम्बल, नोटिस प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी कि स्कोप, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्ट क्यों आया है, पर्पज जिसको बोल सकते हैं, सही बात है। एक्ट को लाने का पर्पज क्या है, पर्पज देखो पढ़ेंगे। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, व्हाट इज एक्सपीडियंट, गरज। मत लिखो, मैंने बोला तब लिखना है। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, जहां पे गरज पड़ रही है, ये एक्ट डिफाइन करेगा, डिफाइन यानी कि बताएगा, मीनिंग बताएगा, अमेंड करेगा, टाइम टू टाइम चेंजेस भी करेगा, गरज पड़ेगी तब। सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू, भाई और बहनों, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक्ट किस लिए है, पर्पस क्या इस एक्ट को लिखने का, कि जहां जहां पे गरज पड़े हम वहां वहां
कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बातों को आपको बताएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैसे होता है, गरज पड़े तो उसको चेंज भी करेंगे टाइम टू टाइम। कौन से लॉ? कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटिंग लॉ, इसलिए ये लॉ आया है। सही बात। ये उसका पर्पस, प्रियम्बल, हर एक एक्ट का अपना 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 एक प्रियम्बल होता है। जैसे आपकी जिंदगी का भी एक प्रियम्बल है, पर्पस है। क्या पर्पस है आपकी जिंदगी का? सच सच बताना, सीए बनना कि पैसे कमाना? सच सच बताना, तुमको तुम्हारी मई 23 के एग्जामिनेशन का वास्ता है? सीए बनना कि पैसे कमाना? सच सच बताना, तुमको तुम्हारे एग्जाम की कसम है? नहीं, पैसे कमाना मेन मोटिव, एक मेन फाइनल पर्पस आपका क्या है? कितने लोगों का है सीए बनना? हाथ ऊपर करेंगे। नालायक झूठ बोलेंगे, वो तुम्हार खाएंगे। सीए बनना आपका मोटिव है? अरे श्योर। बाकी लोगों का मैं मान लू कि आपका पैसे कमाना मोटिव है। हाँ तो मेरा भी वही है भाई। क्या जिंदगी में बस सीए ही पैसे कमाते हैं क्या? जो भी लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए। लाइक पैसा नहीं होगा तो हमको काम कौन देगा? हम फिनांस पीपल है कि नहीं? सही बात है, गुड। कुछ लोग सीए बनना, जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है जोक्स अपार्ट, कि सीए बनना एक डिग्निटी वाला प्रोफेशन है, वो भी बनेंगे, साथ साथ पैसे भी कमाएंगे। सीए बनेंगे तो ऑटोमेटिक पैसे तो आएंगे ही, है ना? तो ये होता है आपकी जिंदगी का प्रियम्बल। वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी ये प्रियम्बल है। अब आगे देखोगे, प्रिलिमिनरी चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन नंबर 1 आपको दिख रहा है। ओके, क्या नाम है? शॉर्ट टाइटल। इस एक्ट को शॉर्टली आप क्या बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी बोल सकते हैं, मे बी कॉल्ड, आप चाहो तो। मेन नाम क्या है उसका? दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शॉर्ट नेम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये द देखो कैसे लिखा है, स्मॉल में लिखा है। इफ यू सी द नेम, कैपिटल में है। ये सुनो, तो आप इस एक्ट को क्या बुला सकते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बुला सकते हो। चाहे तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बुलाओ, चाहे तो आप इसको एक्ट नंबर 9 बोलो, जो भी बोलो। चाहे तो, मे का मतलब है मे, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो बुलाओ। जैसे देवेंद्र जी आपको घर पे क्या बुलाते हैं प्यार से? मम्मी पापा। दर्शन बुलाते हैं तो इनको प्यार से दर्शन बुलाते हैं। और कोई? हाँ बेटा, घर पे सुशांति बुलाते हैं। अच्छा नहीं, आपको क्या बुलाते हैं घर पे प्यार से? सानिका ही बुलाते हैं, सानू बिनू कुछ नहीं बोलते। ओ माय गॉड। और आपको क्या बुलाते हैं घर पे? दीदी बुलाते हैं, तो इनको दीदी बुलाते हैं। आपको क्या बुलाते हैं घर पे प्यार से? रुता ही बुलाते हैं, तो नाम ही शॉर्ट है। और कोई जिसको अलग नाम से बुलाते हैं घर पे कि प्यार से ये बोलते हैं? हाँ बेटा, आपको क्या बोलते हैं? हाँ आपको, आपको हाँ सुरेश ही बोलते हैं, प्यार से कुछ नहीं बोलते हैं। निकनेम नहीं रखा है। किन किन लोगों का निकनेम है मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन बताओ। हाँ हमारा निकनेम है सर, घर पे हमको प्यार से ही बुलाते। अच्छा, मेरा भी है ना। अभी उसमें क्या है, माँ बाप ने प्यार से रखा है तो क्या रखा है, अभी उसमें क्या है? हाँ क्या बुलाते बेटा? वैशु बुलाते, वैष्णवी नाम है आपको तो वैशु बुलाते। तो वैष्णवी जी मे बी कॉल्ड एज अ वैशु, है कि नहीं? व्हाट्स नेम बेटा? प्रियंका जी मे बी कॉल्ड एज अ दीदी। ये लिखा ना इधर शॉर्ट टाइटल में, तो दिस इज योर शॉर्ट टाइटल। तो इस एक्ट का भी निकनेम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, एक्ट नंबर 9, आईसीए, जो भी बोलो उसको, लेकिन पढ़ना यही। वैश्य जी को बुला करके दीदी जी को मत बुलाना, है ना दीदी? कैन वी कॉल यू एज दीदी? नो नो प्रॉब्लम। Short title. This act may be called as the Indian Contract Act 1872. Clear? Extend. This, the act is extend. Extend यानी कि apply to, come on. आगे कुछ लिखा है ब्रैकेट में, क्या मतलब? ये एक्ट का ओरिजिनल वर्डिंग था, अब ये क्या हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है ना। पहले ऐसे था, पता चलना चाहिए ना कि पहले क्या था आज क्या है, इसलिए लिखा है एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखा है। अब ये अप्लाई नहीं करता है, मेरी बात समझे? अरे क्लियर है? नीचे कुछ सेविंग वेविंग आ रहा है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्ट बता रहा हूं, अपने सिलेबस में ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है। ओके, तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 1। एनी डाउट सो फार? तो एक्ट, ये बेयर एक्ट होता है, उसको ऐसे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, ये कहां कहां पे अप्लाई करता है।
उस एक्ट के नाम को हमने डिटेल में समझ लिया। पिछले 45 मिनट से बस हम लोग एक्ट के नाम को पढ़ रहे, बताओ इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे, बताओ। बहुत गहरा डिस्कशन हो रहा है। लैंडिंग हो रहा है कि टेक ऑफ हो रहा है? लैंडिंग हो रहा है ना दिमाग में? हरीश्वर के उड़ रहा है? नहीं ना, दिमाग में घुस रहा है ना बातें? अगर बता दो, नहीं तो मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते जाऊंगा, आपको कुछ नहीं समझेगा। समझ रहा है ना? तो स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक सवाल मैंने आपको पूछा या फिर एक बात बताई थी मैंने आपको कि सर ये क्या होता है। सी चैप्टर नंबर 11 सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 पूरे रिपील हो चुके हैं। रिपील का मतलब है कैंसल। क्या मतलब है? जोर से बोलो, क्या मतलब? ये एक्ट के अंदर से सेक्शन नंबर 239 से लेके 266 कैंसल आउट करे गए। मतलब अभी हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने के टाइम पे इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है। अगेन और कुछ है रिपील हुए, दिखाता हूं मैं तुमको। ये देखो, ये देखो, सेक्शन 76 से लेके सेक्शन नंबर 123 ये भी क्या करे गए हैं? कैंसल करे गए हैं। सही बात है। सर क्यों कैंसल करे? कुछ तो रीजन होगा। यू सी, जब हम लोग कैंसल कैंसल वर्ड देख रहे हैं, ये चैप्टर कौन सा है? देखो, पार्टनरशिप का है ना। अगेन क्या इसको हमने पहले कहीं देखा है? दोनों को पहले कहीं देखा है? पार्टनरशिप ऐसा कोई वर्ड सुना है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा कभी सुना है? कहां सुना है? लगता है सर ये अपने सिलेबस में ही है कि नहीं? है ना? मतलब ये है कि जब मैं बात करता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी बातें ओरिजिनली ऐड की गई थी, या जब ओरिजिनली लिखा था तो बहुत सारी बातें थी। जैसे बेसिक लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कुछ बातें जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, और कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरी बात समझे? ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सारी बातों को अपने अंदर समाता था। 1872 का एक्ट है, 150 साल हो चुके हैं, और एक्ट को प्रियम्बल में हमने पढ़ा कि ये एक्ट बहुत सारी बारी उसमें अमेंडमेंट भी करता है, चेंजेस भी करता है कि नहीं? तो इन सारी बातों में हौले हौले करके टाइम टू टाइम नई नई बातें ऐड करी गई। बिकॉज 1872 में बिजनेस करने का तरीका, और उसके बाद 20 सालों के बाद, अगेन 50 सालों के बाद, 100 सालों के बाद, 150 सालों के बाद बिजनेस करने का तरीका अलग है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का तरीका अलग है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते थे क्या? आज होते हैं ना। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? पहले ऑनलाइन शॉपिंग करते थे क्या? आज करते हैं ना। तो उसके भी लॉज इसमें अमेंड करने चाहिए ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें ऐड होती गई, और एक्ट बड़ा बड़ा होते गया। पहले इतना छोटा था, इन सारी बातों को ऐड करते हुए फिर हौले हौले हर एक चीज में एडिशन होते गए, एक्ट बड़ा होता गया। अभी इतना बड़ा एक्ट पढ़ना मुश्किल है, रेफर करना भी मुश्किल है। तो हमने क्या करा, इसमें से कुछ बातें निकाल दी। पहले इसमें से डाइवोर्स लिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने 1930। 1872 के बाद 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स
के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रोविजंस है, सेल ऑफ गुड्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, लेकिन उसके बारे में नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते गए, नए नए अमेंडमेंट्स आते गए, तो जरूरत महसूस हुई उसके लिए एक नया एक्ट ही बनाते हैं। तो पहला डाइवोर्स किसका हुआ? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। तो एक्ट बनाया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो हम लोग पढ़ते हैं यहां पे, देख रहे हो, नया एक्ट ही बना दिया। तो यहां से अब ये बात निकल गई। देन दूसरी बारी जब डाइवोर्स हुआ तो किसका हुआ? पार्टनरशिप का। कब? 1932 में। तो एक्ट बना पार्टनरशिप एक्ट 1932। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? यस और नो? तो नया एक्ट ही बना दिया। क्लियर? समझे? तो अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस अपने पास दो ही बातें बची है, बेसिक लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे देखा जाए तो हमारे सिलेबस में 3 ही एक्ट है। एक पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, यहां तक है कि नहीं, और ये 2 और 3, लेकिन उसको अलग अलग बनाया गया है, इसलिए 5 एक्ट दिखते हैं। पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था, लेकिन अलग से एक्ट क्यों बनाया? बिकॉज वो बड़ा बड़ा होते गया, उसके लिए अलग लॉ की जरूरत महसूस हुई, इसलिए। सही बात है। यहां पे जो बेसिक्स ऑफ लॉज है, बेसिक लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमको सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने हैं। ओके? और ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कंग्रेचुलेशंस, आपको पढ़ने को मिलेंगे सीए इंटरमीडिएट में। तो हमारा बेसिक फोकस किस पे होगा? सीए फाउंडेशन के बेसिक्स ऑफ लॉ। तो जो आपके सिलेबस में यहां पे दिख रहा है, ओके, इट डू कंसिस्ट ऑफ ओनली, कम ऑन, क्या पढ़ेंगे? ओनली यूनिट्स रिलेटिंग टू द बेसिक लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई और बहनों, आई गेस आपको पॉइंट क्लियर है कि हम लोग पढ़ने क्या वाला है। समझ गए ना? पक्का? क्लियर? ओके। तो एक काम करेंगे, अभी आपने नोटबुक अगर आप लाए हो तो मैं जो नोटिंग करवा के दे रहा हूं वो नोटिंग आप करेंगे, 5 मिनट में नोटिंग करेंगे फटाफट। हेडिंग डालेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉ के लिए बकायदा एक सेपरेट नोटबुक होनी जरूरी है। ओके? अकाउंट्स के बुक में लिखता हूं, इकोनॉमिक्स के बुक में लिखता हूं, लॉ के लिए बकायदा 200 पेजेस का एक अलग नोटबुक होगा। ठीक है? इसके नीचे लिखना एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, ब्रैकेट में लिखना 9th एक्ट पास्ड इन द ईयर 1872। ये एग्जाम में नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए है। लॉ के लिए कल से अलग से 200 पेजेस का नोटबुक लेके आएंगे, आएंगे ना? फिर उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। इज इट विजिबल नो प्रॉपर? फटाफट लिखो। आज का डेट डालो ऊपर, ताकि समझे कि कौन से दिन पे हमने क्या पढ़ा था। इट इज अ गुड हैबिट कि आप अपना डेट वगैरह डालोगे ऊपर, पता चलेगा कौन से दिन पे क्या पढ़ा है ना? तो वी कैन क्रॉस रेफर दैट।
ये अच्छी आदत होती है कि हम लोग कुछ क्रॉस रेफरेंस की चीज़ें अपने नोटबुक में लिखें, ताकि बाद में जब रिवीजन करने के लिए बैठे तो समझ जाएगा कब क्या पढ़ा था। और आपको ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। when you write examination you have to use the black ball pen, so make a habit that you are writing in the class itself with the black ball pen. एग्जामिनेशन में ब्लू पेन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। सर आम्ही ते ब्लू पेन नवीन आणलाय त्याचं काय करू? वो रखिए, वो काम आएगा आपने. लिहलं का? अरे लिहलं का नाही? You can understand my handwriting, no? Huh? It is not so bad. It's good, na? यस, लिखा? चलो. सो नाउ आज के लेक्चर को समअप करते हैं. हमने आप पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. 1872 में एक्ट आया था, इसलिए ईयर है 1872. इंडियन क्यों है? बिकॉज ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है. इंडिया की जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वहां पे अप्लाई करेगा. इंडिया के बाहर ये अप्लाई नहीं करता है. इस एक्ट के अंदर ओरिजिनली सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप के प्रोविजन थे, जो 1930 और 1932 में इसके निकाल करके एक नए एक्ट बनाया है. सही बात है? क्लियर है? ये है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, मतलब 1872 में 9 नंबर का एक्ट ये पास हुआ था. क्लियर? पक्का? चलो. सभी क्लासरूम में हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसको एक बार बता देते हैं. मैंने आपको मेरे 2-3 बुक्स दिखा दिए थे. मेन बुक है, उसके बाद रिवीजन चार्ट्स है, और उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक है. तो जब भी आपको बुक्स आपके हाथ में आ जाएंगे तो डेली आपने वो 2 बुक कैरी करनी है. एक है आपका मेन बुक और एक है आपका क्वेश्चन बैंक. दोनों आपने कैरी करने हैं. जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर कौन कौन से सवाल एग्जामिनेशन में आए हैं उसको हम लोग देखते जाएंगे एवरी डे. ओके, तो आपको दोनों बुक कैरी करनी है, मेन बुक और क्वेश्चन बैंक. ठीक है. अब ये तो बात हो गई हमने पढ़ने की. सर राइटिंग के लिए क्या करें? तो हम क्लास में ही लिखने का काम भी करेंगे. ओके, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर मैं आपको क्लास में लिखने के लिए बोलूंगा. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा. तो आपने डेली बेसिस पे वो होमवर्क कंप्लीट करके आना है. बिकॉज लॉ का प्रॉब्लम यह है, समझता तो सब कुछ है, मैं बोलूंगा तब भाई लिखने में प्रॉब्लम आएगा. बिकॉज इसके पहले आपने कभी भी लॉ को लिखा हुआ नहीं है. पहली बार आप लॉ को लिखोगे. बहुत कुछ जिंदगी में पहली बार होता है, तो ये चीज पहली बार होगी आपकी जिंदगी में. लॉ को आप पहली बार लिखोगे, तो आपको डेली बेसिस पे होमवर्क करने हैं. क्लियर? पक्का? ये तो हो गया क्लास के रिलेटेड बातें और एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हमको उसकी एग्जाम भी देनी है. तो क्वेश्चन आंसर होना बहुत जरूरी है कि इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं. जैसे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए करते हो, पढ़ते हो, एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी देखते हो. लेकिन थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं होता है. थ्योरेटिकल में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है. हमको पहले पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हमको खुद से देखने पड़ते हैं. क्लियर है मेरी बात? ओके, तो इस हिसाब से क्या करना पड़ता है, इसको हमको देखना पड़ता है. क्लियर? पक्का? समझे? तो ये होता है क्या, एक अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अपने क्लास का प्रिपरेशन. साथ साथ आप एक अलग 200 पेजेस का नोटबुक भी लगाओगे. 200 पेजेस के 2 नोटबुक होंगे. ओके, एक नोटबुक होगा आपका नॉर्मल जो क्लास में यूज करोगे, दूसरे नोटबुक में हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. अब क्या करेंगे, जब आपको आपकी किताब मिल जाएगी, जब आपकी बुक मिल जाएगी ये वाली, ओके, तो उसमें से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. वो आपका नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगी. क्लियर है? पक्का? चलो. सो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं. हम लोग मिलेंगे कल अगेन विद न्यू टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसी समय पे, इसी जगह पे, और इसी शो के अंदर जिसका नाम है कौन बनेगा. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.